जी जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने पीआरसी इस दफ़ा क्लियर किया है। और ये आप लोगों की ज़िंदगी का, आप लोगों की सीए की क्वालिफिकेशन का पहला स्टेप था। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अपने पेरेंट्स के साथ ये खुशी शेयर करें। मैं ये हमेशा समझता हूँ कि आपके पेरेंट्स ही वो लोग होते हैं जो आपकी खुशी को सबसे ज़्यादा एंजॉय करने के हकदार होते हैं। उनको आप अपनी खुशी प्रेजेंट करें, उन्हें बताएं कि देखें जी, मैंने अपना सीए की जर्नी का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब आगे जो स्टेप्स आएंगे वो डेफिनेटली मुश्किल होंगे, उनमें आपको उनकी मजीद ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको आगे फ्यूचर में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने पेरेंट्स को अभी से बताएं कि जी, फेलियर का सामना करना पड़ेगा तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ से प्रेशर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अभी से आप डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ अपनी खुशी एंजॉय करें। और बाकी आज का दिन जो है आप लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आप लोगों ने अपना स्टेप 1 पीआरसी जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दैट इज योर कैफ गाइडेंस एंड प्लानिंग सेशन। इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपना कैफ प्लान करना चाहिए। आपको कौन कौन सी चीजों का सामना करना होगा कैफ के अंदर, कैफ क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, उन सब्जेक्ट्स की नेचर क्या है, किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमारा मेन कंसर्न है, ये हमारी मेन डिस्कशन होगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रूल्स क्या क्या हैं कैफ को क्लियर करने के हवाले से। हम ये भी देखेंगे कि आपका आइडियल कैफ प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि किस तरह से आप कैफ पढ़ें, पहले कौन से पेपर्स लें, उसके बाद कौन से पेपर्स लें, फिर आपको क्या करना चाहिए। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपना जो कैफ है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, इवन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो क्लियर करें। कैफ में ज्यादा टाइम लग जाए अगर आपको तो क्या क्या नुकसान होंगे, और उन नुकसान, उस तरह के नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप लोगों के जहन में जो भी सवाल होंगे वो आप पूछ सकते हैं, उस वक्त पूछिएगा। और होता ही है कि अक्सर इस क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी भी बच्चे का कोई सवाल नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली ये वाला सेशन करता हूँ, तकरीबन हर रिजल्ट पे ये सेशन कर रहा होता हूँ। और बच्चों को मैं जो बातें बताता हूँ, मुझे पता होता है कि बच्चे के जहन में क्या सवाल आ रहे हैं। तो जो जो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए उनको ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्ड कर दूंगा, वो मैं ऑलरेडी इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर कर दूंगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, तो सेशन को शुरू करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक हल्का फुल्का सा मेरा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय प्रोफाइल अबाउट मी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट माय एजुकेशनल करियर, उसके बाद फिर जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में आया, मेरा सारा ताल्लुक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ ही रहा है। स्टूडेंट तो मैं था ही सीए का। जब मैंने आर्टिकल्स किए उसके बाद मैंने सीए के डिफरेंट वेंचर्स को डिफरेंट पोजीशंस पे और डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट रूल्स के अंदर जो है ना वो ज्वाइन किया। सीएमएडीजी का हम लोग जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, नियर पियर का एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, एसबीआई कॉलेज के नाम से प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता चला होगा, सीए नोट्स पब्लिकेशन है, सीए नोट्स टेस्टिंग है। यानी कि तमाम जो भी मेरी लाइफ के मामला हैं वो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेट कर रहे हैं। पीआरसी में मैं खुद टीच करता हूँ, कैफ में मैं खुद टीच करता हूँ, सीफैप के कॉलेज को मैनेज करता हूँ। यानी कि हर लेवल पे के ऊपर जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आप जहाँ पे भी जाएंगे मुझे आगे पाएंगे, वहां पे आपको गाइड करता हुआ और एक्सप्लेन करता हुआ। बहरहाल अपनी तारीफ जो है वो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। हम जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं हम वो बात, वो चीज, वो डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने अभी कैफ पीआरसी क्वालिफाई कर लिया है, अब आप लोग आ गए हैं कैफ के अंदर। अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा। अब ये सारी बातें आपने सुननी है, नोट करना चाहते हैं नोट करते जाएं, ना भी नोट करेंगे कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और ये स्लाइड्स भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो कैफ आपका है इसके आप समझ लीजिए कि ये इन स्टेजेस पे या इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिजाइन हुआ हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है। एक आपका जो एरिया जो आप लोगों ने पढ़ना है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। दूसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा लॉज पढ़ाए जाते हैं। चौथा आपको टैक्सेशन पढ़ाई जाएगी, ऑडिट पढ़ाई जाएगी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं अलाइड सब्जेक्ट्स कहता हूँ। और सातवां जो डायमेंशन है, जिस डायमेंशन में आपको पढ़ाया जाएगा वो है जी हैंड्स ऑन कोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये 7 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जो आपने पढ़ने हैं। जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप एक या दो तरह के स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपको इन 7 एरियाज में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। आपने जो पीआरसी पढ़ना था दैट वाज
प्री रेक्विजिट क्वालिफिकेशन। प्री रेक्विजिट का मतलब है कोई काम शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसे हम प्री रेक्विजिट कहते हैं। तो पीआरसी दरअसल सीए शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये उन सब्जेक्ट्स का नाम था, ठीक है। उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें बताई गई। अब वक्त आ गया कि मैं ये बताऊं कि जो एक्चुअली ये है वो इन 7 एरियाज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहला एरिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग का एक पेपर आप लोग पीआरसी लेवल पे पढ़ चुके हैं। टोटल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के 5 पेपर्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। एक पेपर है जी जिसे पीआरसी 4 कहते हैं, ये डेफिनेटली आपने अभी पढ़ लिया, आपने पास कर लिया होगा। 2 पेपर्स कैफ के अंदर आते हैं, कैफ 1 और कैफ 5, और इनका नाम है FAR 1 और FAR 2। FAR 1 स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। तो अकाउंटिंग के 2 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। फिर इसी तरीके से सीफैप में आपको एक पेपर पढ़ाया जाएगा जिसे हम सीफैप 1 कहते हैं, AAFR एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर MSc लेवल भी होता है आपका। MSc लेवल में आपका एक पेपर और होता है जिसे MSc 1 कहते हैं, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। तो ये वाला जो पेपर है ये आपका अकाउंटिंग का 5वां पेपर समझा जाएगा, यानी कि अकाउंटिंग आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है कि इंग्लिश ए होती है, इंग्लिश बी होती है, इंग्लिश सी होती है, यानी कि डिफरेंट लेवल्स है ना। उसी तरीके से जब आप मैथ पढ़ते हैं तो पहली क्लास की मैथ होती है, फिर दूसरी क्लास की मैथ होती है, फिर तीसरी क्लास की मैथ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 पेपर्स हैं जिनमें आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5 पेपर्स हैं। पीआरसी 4 आप लोगों ने पढ़ लिया था, और एग्जैक्टली उससे आगे आपने FAR 1 और FAR 2 ये 2 पेपर्स अकाउंटिंग के आपने लेवल 1 में पढ़ने। अच्छा, दूसरे स्तून की बात करते हैं, वो है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर आपने पीआरसी 2 QM जो है वो पढ़ लिया है, और आगे कैफ के अंदर इसके भी 2 पेपर्स हैं, कैफ 3 और कैफ 6। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैफ 6 MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है जी। इसके बाद आपको CFAP 4 का पेपर CFAP लेवल पे पढ़ाया जाएगा, और MSc 2 का पेपर MSc लेवल पे पढ़ाया जाएगा। यानी कि इस एरिया के भी 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको थ्रू आउट योर सीए जर्नी पढ़ाए जाएंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये 2 मेन एरियाज हैं, 2 बड़े एरियाज हैं, और हर एरिया के 5-5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एरिया के 5-5 पेपर्स हैं, ठीक है। तो गौर से देखा जाए तो सीए के जो 20-22 सब्जेक्ट्स बनते हैं उनमें से 2 पेपर्स या 2 सब्जेक्ट्स तो ये इन 2 एरियाज में फॉल करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें ऐसे ही है जैसे आपने फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के अंदर कुछ बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है, आपको कुछ और चीजों के बारे में अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी FAR 1 के अंदर, फिर कुछ और चीजों के बारे में अकाउंटिंग FAR 2 के अंदर पढ़ाई जाएगी, फिर आपको कुछ और चीजों के बारे में CFAP 1 में पढ़ाया जाएगा। यानी कि होगी वो अकाउंटिंग ही। जैसे तीसरी क्लास की मैथ पढ़ने के बाद आप चौथी क्लास की जब मैथ पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि यार मैथ तो ये चीज है, फिर 5वीं क्लास की मैथ में कुछ और टॉपिक्स, कुछ और चैप्टर्स, कुछ और चीजें होती होंगी। सेम गोज है कि आपको इस लेवल पे ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। फिर लॉ का जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं उन सब लॉज के मुतालिक पढ़ाया जाता है, बल्कि आपको इतना वेल वर्स्ड कर दिया जाता है कि आपको लॉयर से ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो लॉ का कोई पेपर आपको पीआरसी में नहीं पढ़ाया गया। लॉ का एक पेपर है जी कैफ 4 B लॉ, इसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं, और कैफ 7 C लॉ, इसे हम कंपनी लॉ कहते हैं, ठीक है जी। तो कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ जो है ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कैफ में आपने पढ़ने हैं। अच्छा, CFAP लेवल के ऊपर भी आपने लॉ का एक पेपर पढ़ना है जी जिसे हम CFAP 2 कहते हैं। अच्छा, CRW नहीं है, ये होता है जी CLSP आई थिंक, कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, CSP कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। बहरहाल इसके नाम से इतना जरूरी नहीं है, बहरहाल ये समझना जरूरी है कि एक CFAP 2 का पेपर भी है जो आपको लॉज के मुतालिक पढ़ाएगा, जिसमें सारे लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे लॉयर्स लॉ पढ़ते हैं, वो लॉ को समझते हैं, वो फिर उसमें प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो लॉ पढ़ के, लॉ को समझ के इवन लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम गोज विद टैक्सेशन। टैक्सेशन का एरिया भी ऐसा एरिया है जो आपको पीआरसी में नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आपको कैफ के अंदर एक पेपर पढ़ाया जाएगा, कैफ 2 TXP टैक्स प्रैक्टिसेस, और CFAP 5 का पेपर होगा जी जिसे हम एडवांस टैक्सेशन कहते हैं, ATAX। तो ये जो दोनों पेपर्स हैं ये आपको टैक्सेशन की प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। अगेन
जो टैक्स के प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्होंने टैक्स की अलग से क्वालिफिकेशंस की होती हैं, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं इनको जितना अच्छा टैक्स आता होता है उन लोगों को उतना अच्छा टैक्स नहीं आता होता। इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारी टैक्स बार्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो इतना ज्यादा वेल वर्स्ड होते हैं इन सारी चीजों से। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और आपको बड़ी अच्छी डिटेल के साथ आपको इसमें इसका माहिर बनाया जाएगा। अगेन नेक्स्ट है जी ऑडिटिंग, कि जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपना ऑडिट कराना होता है। ऑडिट करना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रेरोगेटिव है, ऑडिट करना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का राइट है, ठीक है, वो उन्होंने ही करना है। पाकिस्तान में एक सर्टेन लेवल से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग जब आर्टिकल्स भी करेंगे तो आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जब आर्टिकल्स कर रहे होंगे तो आप ऑडिट करने जाएंगे। ऑडिट से मुराद ये होती है कि एक बिजनेस ने पूरे पिछले एक साल में कैसा परफॉर्म किया है, उस सारी चीजों को चेक करना, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेना और देखना कि ये इन्होंने क्या किया है और जो इन्होंने किया है क्या वो ठीक से इन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं किया, यानी कि जो इन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो ठीक बनाए हैं। तो ये ऑडिटिंग जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। इसका एक पेपर कैफ 8 आपको कैफ लेवल पे पढ़ाया जाएगा और सी फैब है जी, सी फैब 6 का पेपर है, ये आपको सी फैब लेवल पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज योर अलाइड सब्जेक्ट्स। अलाइड सब्जेक्ट से मुराद ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि आप एक वेल राउंडेड वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल बने, आपको कुछ ऐसी चीजों का भी पता हो, आप सिर्फ किताबी कीड़े ना हो, आप बल्कि बिजनेस लीडर बने, आपको इकोनॉमी का पता हो, आपको लोगों से बात करने का पता हो, आपको इकोनॉमिक्स के अलावा बिजनेस को हैंडल करने का पता हो। तो इस तरह के 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े। आपने रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा, BCRW जो होता है PRC 1 में, PRC 3 में इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने, PRC 5 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा, ठीक है जी। इसी तरीके से कैफ लेवल पे आपको इसका कोई पेपर नहीं पढ़ाया जाएगा कि समझ लीजिए कि कैफ बेसिकली ये वो एरिया है जिसमें कि आपको स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले रेलिवेंट एरियाज पढ़ाए जाते हैं। फिर आपको एंड पे जाके अलाइड सब्जेक्ट्स के अंदर CFAB के लेवल के ऊपर CFAB 3 SPM स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है, ये पढ़ाया जाता है। अच्छा ये आपके 6 सतून हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। इसमें एक 7वां अब मजीद ऐड किया गया है जिसे हम हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज ऐसे कोर्सेज को कहते हैं जो कि प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, परफॉर्मेंस करनी है और इसको करना है। हैंड्स ऑन कोर्सेज आपके कैफ लेवल के ऊपर 2 हैं, PPE और MS ऑफिस, ठीक है। ये वो कोर्सेज हैं जो ICAP ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। ये आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे होंगे उस कॉलेज में आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और उन एक्टिविटीज की बेसिस के ऊपर वो कॉलेज खुद ही आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, सही है। अच्छा PPE जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। आप लोगों के अंदर स्टेज फ्राइट यानी कि स्टेज पे जाने का डर, लोगों से बात करने का डर, वो सारा खत्म करने के लिए, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, लोगों से कम्युनिकेशन का तरीका बताने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ये समझ लें कि ये आपकी ट्रेनिंग है और इसमें टीचर आपको ट्रेन करेगा प्रेजेंटेशंस देने के लिए, आपको तकरीर करने के लिए, आपको इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर करेगा, आपको CV बनाने का तरीका बताएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें बताएगा जो कि आपके लिए बड़ी रेलेवेंट होंगी, प्रोफेशनल लाइफ में आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी। इसी तरीके से MS ऑफिस का कोर्स है। MS ऑफिस का कोर्स आपको MS ऑफिस की जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये यूज करना सिखाएगा और इसकी आप कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेनिंग करेंगे, सीखेंगे, इसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को समझेंगे ताकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, क्योंकि किसी भी जगह पे जब आप आर्टिकल्स कर रहे होंगे, जब आप किसी जगह पे जॉब कर रहे होंगे तो आप हर वक्त कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे क्योंकि आप सारा कुछ कंप्यूटराइज होता जा रहा है और ये जो कंप्यूटर्स हैं इनमें वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो आपको आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पहले कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको इनमें से कोई चीज नहीं आती होती थी और उनको बड़ी थोड़ी सी नॉलेज होती थी और वो उसी थोड़ी सी नॉलेज की वजह से अपना बहुत ज्यादा वक्त जाया कर देते थे। तो MS ऑफिस का कोर्स ऐड किया गया है आप लोगों की क्वालिफिकेशन के अंदर ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है और कैसे आप उस पर अपने वक्त को सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 2 कोर्सेज आपने CFAB लेवल पे करने हैं, PVEA और एक है जी DMA एंड फिनटेक, सही है। अच्छा PVEA एक दफा नहीं 2 दफा करना पड़ेगा। अच्छा ये जो कोर्स है PVEA ये ICAP खुद करवाएगा। ये जब आप CFAB में जाएंगे ना
तो रोड मैप टूवर्ड्स सीफैप के नाम से हम सेशन करते होते हैं, उसमें आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है, पीवीईए और डीएमए फिनटेक वगैरह क्या चीज है, ये उस वक्त बताऊंगा। अभी आपके लिए जो रेलिवेंट है ना वो ये वाला कैफ लेवल होना चाहिए कि कैफ लेवल में क्या क्या है। दोबारा बता देता हूँ, कैफ लेवल के ऊपर आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं जनाब? 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? सीफैप कैफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया जी। ये 8 आपके सब्जेक्ट्स हैं और 2 आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपने कैफ लेवल पे करने हैं, ठीक है जी। इसमें से मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ जी। पीआरसी 4 मैं पढ़ाता हूँ, पीआरसी 2 मैं पढ़ाता हूँ, कैफ 1 पढ़ाता हूँ और कैफ 3 पढ़ाता हूँ, और हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर से एमएस ऑफिस पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो ये खैर 12 एक बच्चे ने पूछा हुआ था तो मैंने इसमें रिस्पॉन्ड कर दिया है। बहरहाल आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कैफ लेवल के ऊपर टोटल 8 पेपर्स होते हैं और 2 आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, ठीक है। अब आपने इनका करना क्या है, ठीक है जी। इस इंफॉर्मेशन को आप तक ये आप तक पहुंच गई है। अब आपने करना क्या है, कैफ के आपके टोटल हो गए 8 पेपर्स। इन 8 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए के अंदर पहले 4 पेपर्स हैं और ग्रुप बी के अंदर अगले 4 पेपर्स हैं। और हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं ये 2 हैं, पीपीई का और एमएस ऑफिस का। अभी जो मैं आपको चीजें बताने लगा हूं वो कैफ के ग्रुप ए और ग्रुप बी के हवाले से है कि सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रखें कि शुरू में जब ये अटेम्प्ट ये स्कीम आई थी तो एक रूल था कि आप कम से कम 3 पेपर दे सकते हैं, आपको खत्म हो गया। आप जितने मर्जी नंबर ऑफ पेपर्स दे सकते हैं, आप 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो पेपर्स हैं ये आपने रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन को फॉलो करते हुए देने हैं। रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन ये है कि जब आप कैफ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप ग्रुप ए पढ़ेंगे, ग्रुप ए के पेपर्स देंगे। ग्रुप बी आपके लिए क्लोज्ड है, ग्रुप बी में आप नहीं जा सकते हैं, ग्रुप बी का कोई पेपर ना पढ़ सकते हैं आप, ना वो अपीयर कर सकते हैं आप, ठीक है। ग्रुप बी तब ओपन होगा जब आप ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर पास कर लेंगे। यानी कि ग्रुप ए के 4 में से 2 पेपर जब आपके पास हो जाएंगे, यानी कि जब आधा ग्रुप ए पास हो जाएगा फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं कि ग्रुप बी आपके लिए बंद है, ग्रुप बी में आप नहीं जा सकते जब आप ग्रुप ए के कम से कम 50% ऑफ पेपर पास कर लेंगे। यानी कि 4 में से कोई से 2, कोई से भी 4 में से 2, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, चौथा और दूसरा, इस तरह से कोई भी पेपर्स आप पास कर लेंगे तो फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हैं, ठीक है जी। और फिर आप सीफैप में उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप ग्रुप ए, ग्रुप डी और हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट ना कर लें। तो बहरहाल सीफैप का तो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, अभी आपका कैफ का कंसर्न है कि कैफ का ग्रुप ए आप पढ़ना शुरू करेंगे पहले, फिर आप ग्रुप बी में तब जा सकते हैं जब आप ग्रुप ए के 4 पेपर कम से कम 4 में से 2 पेपर कम से कम पास कर लें। और चीजें सुनिए कि ये जो 8 पेपर्स होते हैं ना ग्रुप ए के, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। 8 पेपर जो एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको आंसर शीट मिलती है, आप उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये पेपर 9 बजे शुरू होता है, 9 से लेकर 9:15 बजे तक आपका रीडिंग टाइम होता है। यानी कि इस रीडिंग टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपने 15 मिनट अपना पेपर पढ़ना है। 9:15 बजे आपको आंसर शीट मिल जाएगी और 12:15 बजे तक आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। यानी कि 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे और एडिशनल 15 मिनट आपको इसको रीडिंग के लिए मिलेंगे, ठीक है जी। 100 नंबर का पेपर होगा, कोई चॉइस नहीं होगी, 50 नंबर आपने हासिल करने हैं पास होने के लिए। जब रिजल्ट आएगा, अगर आप पास हुए तो पास लिखा हुआ होगा, अगर आप फेल हुए तो फिर आपको आपके नंबर बताए जाएंगे कि हाँ भाई आपने 47 नंबर लिए हैं, आपने 48 नंबर लिए हैं, आपने 49 नंबर लिए हैं, आपने 20 नंबर लिए हैं। लेकिन पास वाले बच्चे को नंबर नहीं बताए जाएंगे, पास वाला बच्चा पास ही है, ठीक है। एग्जाम्स जो है गौर से सुन लीजिएगा, मार्च के पहले वीक में होते हैं और सितंबर के पहले वीक में होते हैं। जो अटेम्प्ट मार्च के पहले वीक में होती है उसे हम स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं, और जो सितंबर के पहले वीक में होती है उसे हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। तो ये चीज भी ज़हन नशीन कर लें कि हर महीने कैफ के एग्जाम्स नहीं होते,
कैफ के एग्जाम 6 महीने बाद होते हैं, मार्च में और सितंबर में, और मार्च के पहले मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, उसी तरह से सितंबर के पहले मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था इन 8 पेपर्स के हवाले से बातचीत। अब ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कैसे करेंगे? ये हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है ना जनाब आपके, ये हैंड्स ऑन कोर्सेज करने के लिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे कॉलेजेस जो ICAP से रजिस्टर्ड हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज कराने के लिए, उन्हें हम RAET कहते हैं, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर। डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनको ICAP ने अलाउ किया है कि आप हैंड्स ऑन कोर्सेज करा सकते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ RAET पे जाएंगे। हाँ, ये ऊपर ग्रुप 1, 2, 3, 4 आप सेल्फ स्टडी करना चाहें सेल्फ स्टडी कर लें, आप किसी कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं कॉलेज से पढ़ लें, आप किसी अकेडमी से पढ़ना चाहते हैं अकेडमी से पढ़ लें, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं बगैर पढ़े एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं बगैर पढ़े एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है इन 8 पेपर्स के अंदर। लेकिन जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं वो आपने किसी RAET से ही करने हैं। जब आप हैंड्स ऑन कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन करेंगे कॉलेज के अंदर जाके, कॉलेज को जाके कहेंगे जी मैंने PPE करना है या मैंने MS ऑफिस करना है, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे। फिर वो ICAP को खुद बताएंगे कि ये बच्चा मेरे पास आ गया है, मेरे पास एनरोल कर लिया है इसने, और इसने हैंड्स ऑन कोर्सेज करने शुरू कर दिए हैं। जिस डेट पे ICAP को वो रिपोर्टिंग हो जाएगी, उस डेट के 3 महीने के बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कॉलेज की तरफ से। यानी कि ये जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है ना, इसका पेपर नहीं देना आपने। मैं फिर बताता हूँ, हैंड्स ऑन कोर्सेज का पेपर नहीं देना आपने, इसका ICAP के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिस कॉलेज से आपने शुरू किया है वो कॉलेज वाले आपको कहेंगे कि अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करो, और जब आप अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे उस वक्त वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, तो आपका ये पेपर पास कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल PPE का जो कोर्स होता है, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का, इसमें आपने 4 प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, इसमें आपने एक इंटरव्यू देना होता है, इसमें आपने एक ग्रुप डिस्कशन में एंटर होना होता है, इसमें आपने एक CV बना के दिखानी होती है। ठीक है, तो जब आप ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे तो कॉलेज खुद ही आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं ये भी आपने करने हैं, और ये आपने अपना कैफ क्लियर होने के साथ साथ ही करने हैं। ठीक है जी, यानी कि जब तक आपके 8 पेपर कैफ के प्लस 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज पास नहीं होंगे उस वक्त तक आपके आर्टिकल्स स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, आपके आर्टिकल्स स्टार्ट नहीं हो सकते जब तक आपके 8 पेपर कैफ के और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज पास ना हो, आपके आर्टिकल स्टार्ट नहीं हो सकते, यानी कि आपका नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका ही मतलब है कि आपने ये सारा काम जो है वो करना है। अब अगला सवाल ये है कि कब तक करना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर यू, व्हाट इज द टाइम पीरियड अवेलेबल विद यू, कि आपने कितनी देर में कैफ क्लियर करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले वो डेट लेनी है, डेट ऑफ योर फर्स्ट कैफ पेपर। ठीक हो गया जी, डेट ऑफ योर फर्स्ट कैफ पेपर, जिस दिन आपने कैफ में पहला पेपर दे दिया। ठीक है, एग्जाम हॉल में गए और आपने अटेंडेंस लगा दी, वो आपका पेपर कंसिडर किया जाएगा। उसमें 4 साल सीधे सीधे ऐड कर लेने हैं। इस टाइम पीरियड से जो डेट बनती है उस डेट तक आपने अपना कैफ क्लियर करना है। फर्ज करें कि आप लोग अभी अपना एग्जाम देते हैं सितंबर में आप एग्जाम देते हैं, 10 सितंबर 2023 को आपने एग्जाम दे दिया, इसमें 4 साल ऐड कर दें सीधे सीधे, तो आपके पास डेट बनती है 10 सितंबर 2027। ये डेट है जनाब जिस डेट तक आपका कैफ के 8 पेपर्स क्लियर हो जाने चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर अपीयरेंस इन ICAP एग्जाम, कि कैफ में जिस दिन आपने पहली दफा अपना एग्जाम अपीयर कर लिया, उस दिन से एग्जैक्टली 4 साल के बाद, यानी कि आपके पास 4 इयर्स का टाइम है, आप 4 साल तक अगर आपके पेपर्स क्लियर ना हुए तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि 4 साल की टाइम लिमिटेशन है। फिर इसमें ना 1 साल का ग्रेस पीरियड होता है, 1 ईयर का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलेगा।
ये उस बंदे को मिलेगा जिसका इस डेट तक 8 पेपर्स है ना, 8 में से 6 पेपर्स पास हो चुके होंगे ना, उसको एक चांस और मिल जाएगा, यानी कि 1 साल और मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 6 पेपर से कम पेपर पास हुए ना, यानी कि 5 हुए, 4 हुए, 3 हुए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यू कैन नॉट कंटिन्यू योर सीए। क्योंकि आईकेएप की डिक्शनरी में जो बच्चा 4 साल में 6 पेपर भी पास नहीं कर सका, वो फिर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और ये देखें ना, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये तो एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग तो इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पेपर पास कर लेंगे। खुदा ना खास्ता किसी में फेल हुए तो आपको दूसरी अटेम्प्ट में उसके पास कर लेना चाहिए। अभी आगे जो मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो कि बड़ी जरूरी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल कैफ पास करने का कितना फायदा आपको होगा। और यकीन माने, बच्चे बाद में जाके जब वो आखिरी पेपर कैफ के दे रहे होते हैं, उस वक्त उनको अफसोस हो रहा होता है कि यार अगर हम लोग कैफ को जल्दी पास कर लेते तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बताया जाए कि कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल पास करने के क्या बेनिफिट्स होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे लेकर अपने पेपर्स को चलें। आप वो लोग जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, अपना कैफ क्लियर किया है, वो कैसे चलें कि उनका कम से कम टाइम में कैफ क्लियर हो जाए। तो आपने मेरे साथ रहने, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट की हमारी और डिस्कशन होगी। आपको मैंने कैफ के मुतालिक सारा कुछ बता दिया है। ठीक है जी। इसी टाइम पीरियड के दौरान आपने अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज का अलग से टाइम नहीं है, यानी कि ये जो 4 साल है ना, इन 4 इयर्स के अंदर अंदर ही आपने अपना हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने हैं। तो ये 10 पेपर्स हैं, ये आपने कैसे कैसे करने हैं इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपके जो एग्जाम्स होंगे ना, वो मार्च और सितंबर में हुआ करेंगे और फर्स्ट वीक ऑफ दैट मंथ में हो जाते हैं एग्जाम्स। तो अभी इस वक्त जो आप लोगों के लिए जो रेलिवेंट अटेम्प्ट है, उसकी डेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। वो रेलिवेंट अटेम्प्ट की जो डेट्स है ना जनाब, वो कुछ यूं है कि आपकी ऑटम 2023 की जो अटेम्प्ट होगी, 4 से लेकर 12 सितंबर तक इसके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ये जो अभी सितंबर में अटेम्प्ट आ रही है कैफ की, अगर आप उसमें अपीयर होना चाहते हैं तो आपकी 4 से लेकर 12 तारीख तक एग्जाम्स होंगे। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्स कैसे होंगे? ये इस तरतीब से होंगे। ये पिछले सेशन की मतलब ये है कि जो मार्च की अटेम्प्ट हुई थी ना, ये उसकी डेट्स हैं, लेकिन इसकी डेट्स बनाना बड़ा आसान है। ये 4 तारीख को होगा जी, ये 5 तारीख को होगा, ये 6 को होगा, 7 को, 8 को, 9 को, फिर 10 को छुट्टी होगी, 11 को और 12। ठीक है जी, इस तरह से एग्जाम्स होंगे। 4 तारीख को आपका कौन सा पेपर होगा? कैफ 5 का। जारी बात है, आप तो नहीं देंगे, लेकिन बच्चों का कैफ 5 का पेपर होगा। आप बिजनेस लॉ का पेपर अगर दे रहे होंगे तो आपका 5 तारीख को होना है, 5 सितंबर को। अगर आप मैनेजरियल एमएफए का पेपर तो आप नहीं देंगे। अगर आप सीएमए का पेपर दे रहे होंगे तो वो पेपर आपका कब होगा? वो आपका 7 तारीख को पेपर होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये पेपर है। इन पेपर्स की अप्लाई करने की जो डेट है ना, वो 12 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक रहेगी। यानी कि 12 जून से 10 जुलाई के दरमियान में आपने पेपर्स के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने से क्या मुराद है? जैसे आपने पीआरसी के पेपर्स के लिए अप्लाई किया था ना, कि आपने कहा था कि मैंने ये फलां पेपर्स देने हैं आप आईकैप के पोर्टल पे जाके, तो इसी तरह से आईकैप के पोर्टल पे जाके आपने अब कैफ के लिए अप्लाई करना है। तो ये 12 जून से 10 जुलाई तक आपके पास टाइम है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपने अप्लाई करना है, ये ज़हन में रखिएगा। फिर ये भी होता है कि अगर कभी आप मिस कर जाएं तो आपको 7 दिन दिए जाते हैं, लेकिन फीस आपसे ज्यादा ली जाती है। 20% जो है ना लेट फीस के साथ, 50% लेट फीस के साथ भी आपको जो है ना वो अप्लाई करने की इजाजत होती है। 7 दिन मजीद उसमें मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 10 जुलाई तक अप्लाई कर लें। आप क्यों लेट जा रहे हैं? ये उन बच्चों के लिए होता है जो नालायक होते हैं, जिनको पता नहीं चलता और टाइम गुजर जाता है। लेकिन आपको तो मैंने बता दिया है कि आपने 10 जुलाई तक हर सूरत आई कैप में अप्लाई कर देना। आपने जो भी सितंबर की अटेम्प्ट में कैफ के जो पेपर्स देने हैं। अच्छा, अगली चीज जो ये है वो ये है कि आपका रिजल्ट किस दिन आएगा। जनाब ये रिजल्ट, ये डेट मार्क कर लें, आज आपका पीआरसी पास हुआ है। अब आपने 30 अक्टूबर की तैयारी करनी है। अगर आप कैफ सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर होंगे तो आपका रिजल्ट 30 अक्टूबर को आएगा। और 30 अक्टूबर को फिर आप शायद दोबारा मिठाई खा रहे हो, अल्लाह करे आप दोबारा मिठाई खा रहे हो, वरना ये भी हो सकता है कि घर वालों से ठुकाई खा रहे हो आप, यानी कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी ठुकाई कर रहे हो कि हाँ भाई क्यों फेल हुए। ठीक है, पास हो या फेल हो, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ट्रू रहें, उनको हमेशा सच बताएं, अपने साथ भी ट्रू रहें, कभी झूठ ना बोलें घर वालों के साथ। और ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम होता है कैफ के पेपर की तैयारी के लिए, भी आपके पास बड़ा टाइम है, आप कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ये मैंने आपके साथ चीजें शेयर करनी थी कि अगर आप सितंबर टाइम में क्लियर होना चाहते हैं तो 10 जुलाई को
द लास्ट डेट, जिस डेट तक आपने अप्लाई करना है। 4 से 12 तारीख तक आपके एग्जाम्स होंगे, 4 से 12 सितंबर, और 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ICAP ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से प्लान बना के दे देता है बच्चों के साथ। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो बच्चे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी मई की अटेम्प्ट में अपने पेपर पास कर लिए हैं। अब आपके पास है जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने अभी आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो आप लोग कैसे सितंबर की अटेम्प्ट की तैयारी करें, उसके लिए फिर मैंने आपके पास ये प्लान बनाया है। ये आइडियल प्लान मैं इसको कहता हूँ। सितंबर 2023 की अटेम्प्ट में आप लोगों को चाहिए कि आप 2 पेपर्स दें। वो 2 पेपर्स कौन कौन से हैं? कैफ 2 और कैफ 4। ये 2 पेपर्स की तैयारी आप करें। आपने देखा होगा कि इसमें जो 2 पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं है, ठीक है। मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मैं बच्चों को कहूँ कि मेरे वाले पेपर पढ़ लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि कैफ 1 यानी कि FAR 1 और कैफ 3 यानी कि CMA, ये दोनों पेपर्स लंबे पेपर्स होते हैं, मुश्किल पेपर्स हैं, इनमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। लेकिन टैक्स और बिजनेस लॉ ये ऐसे खूबसूरत पेपर्स हैं कि आप इनको कम टाइम में तैयार कर सकते हैं, और इनको पढ़ने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो मेरी ये सजेशन है कि कैफ 2 और कैफ 4 टैक्स और बिजनेस लॉ ये 2 पेपर्स आप लें, 3 पेपर ना लें। आपने कैफ 2 और कैफ 4 की तैयारी कर ली, सितंबर में कैफ 2 और 4 अपीयर कर लिया, फिर आपने सितंबर की 12-15 तारीख को फ्री हो गए और फिर आपने उसके बाद अगली क्लासेस ज्वाइन कर ली। सितंबर के एंड पे नॉर्मली सितंबर की 20-22-23 तारीख के आसपास क्लासें स्टार्ट हो जाती है अगली अटेम्प्ट की। तो अब आपने वहां पे 2 चीजें करनी है। आपने हैंड्स ऑन कोर्स लेना है, एक कौन सा वाला? MS ऑफिस वाला, PPE वाला नहीं करना। मेरा मशवरा है आप पहले हैंड्स ऑन कोर्सेज MS ऑफिस वाला करें, साथ में आप करें कैफ 1 FAR 1 का पेपर और कैफ 3 CMA का पेपर। ये 3 पेपर्स आपने शुरू करने हैं। इसमें एक्चुअली 2 पेपर्स होंगे जिनकी क्लासेस आप लेना शुरू कर देंगे। हैंड्स ऑन कोर्स आप जो है ना वो हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस का फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा मशवरा ये है कि आप इसको ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि हम हैंड्स ऑन कोर्सेज की जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यानी कि ये आपने मार्च के अटेम्प्ट के लिए सितंबर में जैसे ही आपने अटेम्प्ट एग्जाम दिए कैफ 2 और कैफ 4 के, आप लोग आगे मूव कर जाएं और आगे आपने ये 3 पेपर पढ़ने शुरू करने हैं। ये जो मार्च में आपको पता है आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे ही आपका अक्टूबर MS ऑफिस का कोर्स है, ये आपका 3 महीने का कोर्स है, ये 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि ये कब खत्म होगा समझ लीजिए, अगर आपने सितंबर के मिड से स्टार्ट किया तो अक्टूबर का मिड 1 महीना, नवंबर और दिसंबर की के मिड के आसपास जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा, हैंड्स ऑन कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। मीनवाइल आप साथ साथ में ये वाले दोनों सब्जेक्ट्स की जो है ना वो क्लासेस ले रहे हैं। फिर आ गया रिजल्ट के बाद अगर आपके दोनों पेपर पीछे वाले जो है वो पास हो गए हैं, जो कि होने चाहिए क्योंकि अभी बड़ा सफिशिएंट टाइम है और ये दोनों पेपर्स इजी हैं, तो अगर आप ये दोनों पेपर्स पास हो जाते हैं तो आप तीसरा पेपर कैफ 7 C लॉ जो कि अगले ग्रुप का पेपर होगा वो आप पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 2 पेपर ग्रुप ए के पास हो गए और 2 पेपर ग्रुप ए के आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो C लॉ एक तीसरा पेपर आप आगे से पकड़ सकते हैं, जो बहुत ही चुना सा छोटा सा एक कोर्स है और वो इजीली तैयार किया जा सकता है। तो यानी कि आपने 4 कोर्सेज शुरू कर लिए, हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस का, कैफ 1 FAR 1 और कैफ 3 CMA। रिजल्ट आया, आपके पीछे वाले दोनों पास हो गए। रिजल्ट के 40-45 दिन के बाद आपका हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस का खत्म हो गया, 2 पेपर्स रह गए। इसके साथ आप रिजल्ट के टाइम पे कैफ 7 C लॉ का पेपर ले लें, यानी कि पोस्ट रिजल्ट में आप कैफ 7 C लॉ पढ़ना शुरू कर दो और उसके बाद आप अटेम्प्ट दे दें आपकी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने मार्च की अटेम्प्ट तक यानी कि 1 साल से भी कम अरसे में 5 पेपर्स कर लिए और एक आपने हैंड्स ऑन कोर्स कर लिया, और ये इजीली किया जा सकता है, ये एवरेज स्टूडेंट कर सकता है अगर आप इस तरतीब से करें। फिर आती है जी सितंबर 2024 की अटेम्प्ट। इस केस में आप फिर अपने रिमेनिंग पेपर में से 3 पेपर्स ले लें और इस अटेम्प्ट में अपने साथ जो है वो PPE का कोर्स शुरू करें, ठीक है। PPE का कोर्स बिल्कुल एंड पे नहीं लेके जाना, PPE का कोर्स एंड से एक अटेम्प्ट पीछे करना है आपने।
ठीक है, यानी कि सितंबर की अगर आपकी लास्ट अटेम्प्ट बन रही है तो आइडियली आप इससे पीछे अपना कंप्लीट कर चुके हो, और आपने क्या करना है कि फिर मार्च 25 के टाइम में आपके जो पेपर्स रह जाएंगे वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आइडियल प्लान होना चाहिए जो मैंने इस लाइन के ऊपर ऊपर रखा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल कैफ क्लियर करने का ये आइडियल प्लान है। सितंबर 23 के अटेम्प्ट में कैफ 2 कैफ 4 करें। मार्च 24 की अटेम्प्ट में जैसे ही आप सितंबर की अटेम्प्ट से फ्री हो आप ये 3 चीजें शुरू करें। रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, पीछे वाले 2 पास हो गए होंगे, कैफ 7 सीला शुरू कर लें इसके साथ। हैंड्स ऑन कोर्स आपका दिसंबर में खत्म हो जाएगा, और जब आप मार्च में अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो आपके पास 3 पेपर होंगे, कैफ 1, कैफ 3 और कैफ 7। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सितंबर की अटेम्प्ट में आप अपने बाकी जो आपके 4 पेपर्स रह जाएंगे उनमें से कोई 2 पेपर्स दे दें या 3 पेपर्स दे दें, और फिर उसके बाद ये आप, अच्छा इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं, वो जनरल रूल्स को आपने फॉलो करना है जो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फर्ज करें कि आपका एक पेपर फेल हो जाता है, ये जो सितंबर की अटेम्प्ट में आपने 2 पेपर्स दिए हैं इन दोनों में से कोई एक पेपर फेल हो जाता है, तो इफ वन फेल्ड एड नथिंग, यानी कि आप उसी तरतीब से चलते जाएं कि आपने कैफ 1 कैफ 3 पढ़ा और फिर उसके बाद आपने आगे हैंड्स ऑन कोर्स पढ़ा और हैंड्स ऑन कोर्स आपका खत्म हो गया, तो फिर अटेम्प्ट में वो जो आपका पेपर एक फेल हुआ है प्लस ये वाले दोनों पेपर्स कैफ 1 और कैफ 3 वो आप दे दें। ठीक है, ये सिचुएशन मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज कि आपने 2 पेपर्स दिए और एक आपका फेल हो गया, एक पास हो गया, तो जो आपका फेल हुआ है वो और उसके साथ कैफ 1 और कैफ 3 जो बाकी आपके, यानी कि आप बाकी फिर आपका जितना सारा ग्रुप ए रह गया है वो सारा ग्रुप ए दे दें, और हैंड्स ऑन कोर्स आपका 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। अगर आपके दोनों ही फेल हो गए, कैफ 2 भी फेल हो गया, कैफ 4 भी फेल हो गया, ठीक है जी, तो फिर आप अपना सीधा तो शुरू नहीं करेंगे, आप अपना कैफ 1, 2 और 4 यानी कि आप सीएम में ड्रॉप कर लेंगे, अपना जो यहाँ पे शुरू किया था आपने इसको फ्रीज कर लेंगे, और जो रिजल्ट से पहले आपने शुरू किया था, और बाकी आपके पास कैफ 1, 2 और 4 जो है वो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे, और इस सब्जेक्ट में इस अटेम्प्ट में आपने हैंड्स ऑन कोर्स करना है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट की जो कैफ की जर्नी होती है वो आइडियली 4 अटेम्प्ट्स पे जो है ना वो डिवाइडेड होती है, लेकिन अगर वो बच्चा स्पीड से काम करे तो उसको 3 अटेम्प्ट्स में फिक्स कर सकता है, लेकिन 4 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो पहली अटेम्प्ट में कोई हैंड्स ऑन कोर्स नहीं करना चाहिए, दूसरी अटेम्प्ट में ऑफिस करना चाहिए, एमएस ऑफिस, तीसरी अटेम्प्ट में पीपीई करना चाहिए, और एंड वाली अटेम्प्ट में कोई भी हैंड्स ऑन कोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खत्म हो गए होंगे, 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज होंगे वो आपने पहले कर लिए। ना तो सबसे पहले वाली अटेम्प्ट में कोई हैंड्स ऑन कोर्स करना चाहिए, ना ही सबसे आखिरी वाली अटेम्प्ट में कोई हैंड्स ऑन कोर्स करना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होंगी, नहीं भी समझ आई कोई मसला नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप अपने पास सेव कर लें और हर तरह से सिनेरियो को सामने रखते हुए आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपके जेहन में होने चाहिए। आपने बहुत ज्यादा पेपर्स ओपन नहीं करने, टू मेनी पेपर्स ओपन नहीं करने। ऐसा ना हो कि आपके 2 पेपर्स आपने दिए हैं, अगले 3 पेपर्स आपने ओपन कर लिए हैं, आपके पेपर 2 भी फेल हो जाते हैं, आप कहते नहीं आप मैं इन दोनों तीनों को देता हूँ, ऐसे नहीं करना। अगर आप एक पेपर में फेल हो गए हैं तो डेफिनेटली आपने मेहनत तो की है ना, 6 महीने, 6 महीने मेहनत करने के बाद जब आप उसमें अगर फेल हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप 2, 4, 5, 7, 10 नंबरों से फेल हुए होंगे, तो उसको लीव ना करें, उस पेपर को एग्जैक्टली इससे अगली अटेम्प्ट में लाजमी तौर पर दें। ठीक है, तो कैफ का पेपर क्योंकि 6 महीने के बाद पेपर हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा इस चीज के लिए कि आप उसको दोबारा से तैयार करें, रिपीट करें, रिवाइज करें और अपीयर करें। लेकिन अगर आपने एक सेशन की ब्रेक ले ली ना, तो आपके लिए वो बिल्कुल एक कोरा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि उसमें सारा कुछ आपको भूल जाएगा। ठीक है, जो पेपर आपने पास कर लिया है ना, उसको, उसकी किताबों को जलाना नहीं, उसकी किताबों को, उसके नोट्स को जाया नहीं करना, उसको रिपीट करते रहें, अक्सर देखते रहें कि आपने क्या चीजें पढ़ी थी, क्योंकि बाद में आपके रियल लाइफ में ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स, ड्यूरिंग योर इंडक्शन आपको वो चीजें काम देती हैं। जब आप आर्टिकल्स के लिए जाते हैं ना, तो आपको फिर दोबारा से वो सारे पेपर्स में से एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको वो चीजें आती हों, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे अगले सब्जेक्ट्स में टेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आई आपने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि हम 15 से 20 नंबर का पेपर पुराने सब्जेक्ट्स में से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने सब्जेक्ट्स कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल R1 है, FAR1 है, तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं जो पिछले सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग के,
अकाउंटिंग के अगले पेपर में उससे पीछे वाले पेपर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीजों को जाया ना करें, नोट्स को जाया ना करें, उनको करते रहे, रिवाइज करते रहे। हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में बता दिया कि एंड ऑफ योर कैफ जर्नी हैंड्स ऑन कोर्सेज को लेकर ना जाएं। आप ये ना सोचें कि मैं पहले सारे कैफ के पेपर पास कर लूं, फिर जब कैफ के पेपर सारे अपीयर कर लूंगा, फिर उसके बाद आखिर में मेरे पास टाइम होगा जिसमें फॉर्म की इंडक्शन और इस तरह की चीजें होंगी, तो उस वक्त मैं हैंड्स ऑन कोर्स कर लूंगा। उस वक्त हैंड्स ऑन कोर्सेज की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे इस वक्त हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उनकी फॉर्म बुला रही है, हमारे पास वो हैंड्स ऑन कोर्सेज कर रहे हैं, उनका टाइम ही मैच नहीं हो रहा। हैंड्स ऑन कोर्सेज में आईकेएफ की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि बच्चा क्लास में 90% अटेंडेंस देगा जो फिजिकल क्लास हो रही होगी हैंड्स ऑन कोर्सेज की। तो बच्चे क्लास में आ ही नहीं पाते, इसकी वजह से उनका सर्टिफिकेट लेट हो रहा है, फॉर्म से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, फॉर्म के साथ टाइम मैच नहीं करता। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट में हैंड्स ऑन कोर्सेज ना करें, आखिरी अटेम्प्ट से पीछे वाली अटेम्प्ट में अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट करके बैठ जाएं। 3 पेपर से ज्यादा पेपर देने की हरगिज कोशिश ना करें। 3 पेपर आपका एक आइडियल पेपर साइज होता है। इससे ऊपर सिर्फ वो लोग जाने की कोशिश करें जो कि वाकई ही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, जो इसे हैंडल कर सकते हैं। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो दूसरे पेपर से पहले नहीं पढ़ने चाहिए, जैसे FAR 2 FAR 1 से पहले नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग का जो सेकंड स्टेप है वो पहले स्टेप से पहले आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको परेशानी होगी। सेम गोज विद MFA जो है वो CMA से पहले नहीं पढ़ना, CMA पहले पास कर लें फिर MFA में जाएं, या कम से कम CMA आपने एक दफा जरूर पढ़ा हो, अगर पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने उसको पढ़ा जरूर हो, फिर आप MFA करें। इसी तरह से R2 करने के लिए R1 पहले से पास करना चाहिए। जो FAR है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में R कहते हैं, R1 FAR की बजाय सिर्फ R बोल देते हैं। तो FAR 1 हो या R1 हो, एक ही बात है। तो R2 करने से पहले R1 आपका पास होना चाहिए। फिर इसी तरीके से ऑडिट पढ़ने से पहले R2 आपका पास होना चाहिए, या कम से कम आपने पढ़ा जरूर हो एक दफा पूरा, ताकि आपको इन चीजों की समझ आए। तो कुछ सब्जेक्ट्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये हम लोगों ने जिक्र कर लिया। सो दिस वाज द ओवरऑल प्लानिंग जो कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अब मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करता हूँ कि क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल क्लियर हो जाए। आप लोगों को जितनी भी मैंने प्लानिंग बताई है, इस पूरे सेशन का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि कैसे आप लोग अपना कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल पास कर सकते हैं। जब आप आर्टिकल्स करने जाएंगे तो आप बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जिनमें लोग जाने के लिए पता नहीं क्या क्या सिफारिशें और क्या क्या कुछ करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि वो लोगों को पता है कि एक हदीस भी है कि जी वो सिफारिश नहीं करानी चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे फिर भी सिफारिश कराते हैं और इस तरह से जो है ना वो अकरबा परवरी और इस तरह की चीजों को, आपको पता है इस्लाम में इस तरह की चीजों की मान्यता, लेकिन फिर भी लोग जो है वो करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जो Big 3 है या Big 4 है या टॉप 10 फर्म्स में जाना है जिससे हमारी जिंदगी बन जाएगी, तो ये बात ठीक है। लेकिन उन टॉप 10 फर्म्स ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि कम से कम टाइम में आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए हो। तो जब आपका कैफ कंप्लीट हुआ हो, तो जो बच्चे सबसे कम टाइम में जिनका कैफ क्लियर हुआ होगा, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के अरसे में जिनका कैफ क्लियर हुआ होगा, वो उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने 3 साल लगा दिए, 3.5 साल लगा दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपना टाइम पे आर्टिकल कैफ क्लियर कर लेते हैं, आपको अच्छी फॉर्म में आर्टिकल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि फिर आपको लाजमी तौर पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स के ऊपर कुछ और भी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो जो आपकी ट्रेनिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी अच्छी फॉर्म से करें, और जो अच्छी फॉर्म से आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका कम से कम टाइम में कैफ क्लियर हो। फिर अगर आप पेपर्स में फेल होते हैं, जैसे टैक्स है या बिजनेस लॉ है, इस तरह की चीजों में फेल होने से ये नुकसान होता है कि इनमें चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारी जगहों पे चेंजेस आती रहती हैं, लॉज चेंज होते रहते हैं। पाकिस्तान में टैक्स लॉ हर दफा चेंज हो जाता है, पाकिस्तान में टैक्सेस फाइनेंस बिल के आने से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये वो बजट आने वाला है, बजट में नए टैक्सेस लगेंगे, पुराने टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, तो आपका टैक्स का पेपर चेंज हो जाएगा, आपको वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा अगर आपका फेल हो गया। तो चीजें चेंज होती रहती हैं। आईकेएफ अपनी बुक्स को अपडेट करता रहता है। तो एक दफा फर्ज करें आपने पढ़ा और आप फेल हो गए, और अगली दफा आप दोबारा पढ़ने लगे तो बुक में बहुत सारी चेंजेस आ गई, तो किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है। आपको दोबारा से क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट को रिपीट करने का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है। फर्ज करें कि आपका एक पेपर फेल हो जाता है, आपने उस पेपर को दोबारा पढ़ना है, आपको उस पेपर को दोबारा पढ़ने के लिए जो कॉलेज की फीस देनी पड़ेगी वो कम से कम 15,000 रुपये होगी।
ठीक है। हो सकता है कि किसी अच्छे कॉलेज से आप पढ़ रहे हो तो वो आपको कह रहा हो कि अच्छा ठीक है यार, तुमने एक दफा पढ़ा था तो चलो अब तुम दूसरी दफा सिर्फ 50% ऑफ द फीस दे दो। लेकिन मेजोरिटी जब आप टीचर चेंज करते हैं या कॉलेज चेंज करते हैं तो आपको दोबारा से उसकी फीस देनी पड़ती है। तो 15,000 रुपये, चले एक कॉस्टिंग करते हैं कि हमारे टोटल एक पेपर को फेल करने की कितनी कॉस्ट होती है। 15,000 रुपये पेपर को फेल करने की कॉस्ट है। अगर उस पेपर को आप फेल कर दिया है आपने तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसका स्टडी मटेरियल भी आपको दोबारा लेना पड़ेगा। कम से कम 5,000 रुपये का स्टडी मटेरियल आता है। चलें 5,000 आप सोच रहे हैं ज्यादा है, मैं ऐसे 3,000 रुपये लिख लेता हूँ। 3,000 रुपये का स्टडी मटेरियल आपको दोबारा लेना पड़ेगा अगर उसका सिलेबस चेंज हो गया। फिर पेपर यूज करते हैं आप, रजिस्टर वगैरह इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद आपने ICAP में जब वो दोबारा पेपर देना है तो उसकी पेपर फीस आपको दोबारा जमा करानी पड़ेगी। तो 5,000 रुपये आप उसकी फीस भी जमा कर लें। अगर आप फिजिकली किसी जगह पे रहते हैं हॉस्टल वगैरह में जाके, तो आपको पता है हॉस्टल के तो खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो 15,000 रुपये तकरीबन पर मंथ आपकी कॉस्ट होती है आने जाने, रहने सहने, नहाने धोने, खाने पीने, इस तरह की चीजों के। ठीक है, तो चले मैं उसको कहता हूँ कि 5,000 रुपये जो उसकी कॉस्ट है वो आपको एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि आप वहां पे रह रहे हैं तो आप 3 पेपर्स ले रहे होंगे ना, तो एक पेपर जो है वो आपका 5,000 रुपये का आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप लेट करते हैं तो आपके आर्टिकल्स 6 महीने और आगे चले जाते हैं। जब आर्टिकल्स 6 महीने और आगे चले जाते हैं तो फिर जरा सोचें कि आर्टिकल्स में आपको क्या मिलता है। आर्टिकल्स में आपको एक चीज मिलती है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। हर महीने आपको 16,500 रुपये मिलते हैं। वो 16,500 रुपये आपको मिलने थे वो और आगे चले गए। ठीक है, तो अगर आप 16,500 को 6 महीनों से मल्टीप्लाई करें तो ये 99,000 रुपीज बनते हैं। ठीक है जी, अब जरा जमा करें। ये आपके 15 और 10 25 और 3 28, यानी कि 1,27,000 रुपये आपको कॉस्ट करेगी एक चीज अगर आप एक पेपर फेल करेंगे। तो फाइनेंशियल बर्डन इसका बहुत ज्यादा है। आपको जैसे ही जितना जल्दी आप कैफ क्लियर कर लेंगे उतना जल्दी आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और उतना जल्दी आपको एक चीज स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे बात की है उससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है बहुत सारी। आपको 15 16 17,000 रुपये मिलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर बच्चे उसके अंदर अपने फिर एजुकेशनल एक्सपेंसेस कवर करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये सोचें कि 19 16 17,000 रुपये में मैंने गुजारा भी करना, तो वो एक मुश्किल बात होती है। गुजारा ना करें। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस उसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप फेल होते रहते हैं ना तो आप डिमोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, आप जैसे ही फेल होते हैं तो किसी चाचे ताए का फोन आता है, हाँ फेल हो गया, हाँ जी फेल हो गया, और यार सीए में तो बच्चे होते ही फेल हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं। आपके वालिद साहब कहते हैं यार मैंने सुना था मेरा फलां दोस्त है उसका बेटा पढ़ रहा था वो भी फेल होता रहता है, हर वक्त तुम भी फेल होते रहते हो। आप डिमोटिवेट होते जाते हैं। जैसे जैसे आप फेल होते जाते हैं आप उतना डिमोटिवेट होते जाते हैं। डिमोटिवेट जितना ज्यादा होंगे आप उतने ज्यादा फेल होंगे। तो ये चीजें एक दूसरे को नीचे की नीचे खींचती चली जाती हैं और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में याद हो तो एक चीज दूसरे को खींचती है, दूसरी पहले को फिर दोबारा पीछे नीचे खींचती है और पहले वाली दूसरे को नीचे खींच लेती है। तो जैसे जैसे आप डिमोटिवेट होते जाते हैं आपके रिजल्ट्स और बुरे होते जाते हैं और रिजल्ट बुरे होने से आप डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होने से रिजल्ट और बुरे होते हैं और इस तरह से आप नीचे के नीचे ही जाते चले जाते हैं। तो बताना ये था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल क्लियर करें। कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल क्लियर करने के लिए सवाल ये है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, ठीक है, और उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। वो वीडियोस जो है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा और जिसमें मैं ये बताऊंगा सबसे पहले कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो कैफ में फेल होते हैं, फिर उन गलतियों को ठीक करने का क्या तरीकाकार है ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। ये चीज मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्यों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल कवर करें। मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो नाउ इज द टाइम कि आप अपना सवाल पूछें। आप अपना सवाल टाइप करके भी पूछ सकते हैं या अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कहें, टाइप करके बताएं कि आई हैव ए क्वेश्चन, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि आप माइक ऑन कर लें। जब आप अपना माइक ऑन कर लेंगे तो फिर आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं या टाइप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस सेशन के अंदर क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली ये सेशन करता हूँ तो मुझे पता बच्चों के ज़हन में क्या सवाल आते हैं, तो वो सारे मैंने ऑलरेडी अपनी बातों के अंदर कवर कर लिए हैं, लेकिन इस वजह से बच्चों के सवाल कम होते हैं। लेकिन इफ यू स्टिल हैव ए क्वेश्चन तो आई एम ऑल इयर्स, तो आप मेरे साथ ये सवाल डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त मैं स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 47486559, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे कॉल नहीं करनी, आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं या आप मुझे टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं।
आप जो भी सेंड करेंगे मैं अक्सर का डेली बेसिस के ऊपर रात के टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ सारे सवालों को। तो जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा मैं आप लोगों के क्वेश्चन को फौरन आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी चैट जो है वो मैंने अपनी रीड रिपोर्ट ऑन की हुई है, यानी कि वो जो ब्लू टिक हो जाता है वो मेरा ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्लू टिक नहीं हुआ ना तो अभी तक मैं आपके मैसेज तक नहीं पहुंचा। अगर आपका ब्लू टिक जैसे ही लग जाए और उसके बाद भी आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्ड ना आए तो आप मुझे रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग कैफ, रिगार्डिंग हैंड्स ऑन कोर्सेज, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एनीथिंग इन सीए के हवाले से कोई भी बात आपने पूछनी है, यू कैन आस्क मी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस नोट करें, टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल ना करें। आप जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू। अच्छा जी, अभी जो मौके पे सवाल है मैं इनको डिस्कस कर लेते हैं जी। स्टूडेंट का सवाल है कैफ के लिए भी आई कैप से दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी है। और दूसरा सवाल है कि सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, आई हैव 2 months जुलाई एंड अगस्त, कैन आई गो फॉर टैक्स इन 2 months? जुलाई और अगस्त, तो जून के महीने में आप क्या कर रहे हैं? एक भाई ने जिसने कहा है कि मेरे पास जुलाई और अगस्त का महीना है, उससे मेरा ये सवाल है कि ये जो अभी अगला जो महीना है ये जून का महीना है, जून के पूरे 30 दिन है, आप जून के पूरे 30 दिन में क्या कर रहे हैं? क्योंकि 3 महीनों में 2 सब्जेक्ट इजीली हो सकते हैं, 2 महीनों में 1 सब्जेक्ट करना चाहिए, 2 महीनों में 2 सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। एक बच्चे का जो सवाल है ऊपर आया हुआ है कैफ की रजिस्ट्रेशन का, वो मैं अभी आंसर करता हूँ। एक और छोटा सा सवाल मेरे सामने आया हुआ है, सर हमारा तो CEN आया है तो कैफ के लिए हम दोबारा CRN किस तरह मिल सकता है? जी जी जी, ये सेम सवाल हो गया जी, मैं अब इसका आंसर करता हूँ। हम चले जाते हैं, अच्छा जी, सबसे पहले चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराता है PRC के लिए, तो वो PRC की रजिस्ट्रेशन के साथ PRC की रजिस्ट्रेशन फी पे करता है जो होती है 10,200 रुपए। जब आप कैफ में प्रमोट हो जाएंगे तो कैफ की रजिस्ट्रेशन फी है 5,000 रुपीज। जब आप PRC में 10,200 रुपए जमा कराते हैं तो आपको एक नंबर इशू होता है जिसे CEN नंबर कहते हैं, ठीक है जी। जब आप PRC में पास हो जाते हैं और ये 5,000 रुपीज जमा कराते हैं तो आपका यही CEN नंबर CRN नंबर कहलाता है। नंबर सेम होता है, नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन उसका समझ लिया कि आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, उसका नाम चेंज हो जाता है जब वो 18 साल से बड़ा होता है, जब उसका CNIC जब उसको इशू होता है, शनाख्ती कार्ड इशू होता है, तो वो पहले नाबालिग होता है, अब वो बालग बन गया है, अब उसको CNIC ऑफर हो गया, तो बच्चा तो वही है, नाम भी उसका वही है, नाम चेंज नहीं होता, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। सिमिलरली नंबर चेंज नहीं होता, आपका स्टेटस चेंज होता है। लेट्स सपोज कि आपका CEN नंबर है 134567, तो ये CEN नंबर है, तो जब आपको CRN नंबर इशू होगा ना वो भी 134567 ही होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 5,000 रुपीज कब जमा कराने हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब आप कैफ के पेपर्स को अप्लाई कर रहे होंगे, जब आप आई कैप की वेबसाइट पे जाके कैफ के पेपर्स सिलेक्ट कर रहे होंगे, जिसकी डेट मैंने आपको क्या बताई है, जिसकी डेट मैंने आपको बताई है कि 10 जून से लेकर आई थिंक 12 जुलाई तक है, ठीक है। अभी हमने देखा था स्केड्यूल, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। ये रहा 12 जून से 10 जुलाई, ये रहा 12 जून से 10 जुलाई। तो 12 जून से 10 जुलाई के दरमियान में जब आप अपनी आई कैप को फीस अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो जो आपका चलान फॉर्म जनरेट होगा ना, उस चलान फॉर्म के अंदर ये 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली ऐड हुए होंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जब आप कैफ अप्लाई करेंगे, कैफ का पेपर अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपके चलान फॉर्म में 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली ऐड हुए आएंगे। उसमें ना एक और चीज आएगी, हाँ एक और चीज आ जाएगी, क्योंकि आप जून के बाद कर रहे हैं, हाँ जून के बाद जब आप करेंगे ना तो उसमें एक और चीज शामिल हो जाएगी, वो होती है आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये आई थिंक होती है। तो ये चीजें ऐड हो जाएंगी, अगर ना भी हो तो टेंशन नहीं लेनी, जो जो आई कैप ने आपसे लेना है ना वो ऑटोमेटिकली आपके चलान फॉर्म में शामिल हो जाएगा। आपने सिर्फ चलान फॉर्म प्रिंट करना है, उसके ऊपर जितने पैसे लिखे होंगे वो आपने जमा कराने हैं, ठीक हो गया जी। तो ये 5,000 रुपये आपको अलग से जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये 5,000 रुपये आपके चलान फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हुए आएंगे।
अगला सवाल, हाँ जी, ये एक बच्चा कह रहा है जी मेरा तो स्टार्ट से ही CRN नंबर है। ठीक है, ये जिन बच्चों को शुरू से ही CRN नंबर इश्यू हुआ है ना, ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने टोटल 15,200 रुपये फीस जमा कराई होगी। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस ही 15,200 रुपये जमा कराई होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको ICAP ने ये अलाउ मतलब टाइम पीरियड के दौरान ऐसे हुआ कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 10,200 रुपये जमा कराई थी, उन बच्चों ने 5,000 मजीद जमा कराएंगे तो फिर जो है वो इसका मिलेगा। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा PRC अभी जून में क्लियर होनी है, अभी 3 सब्जेक्ट रहते हैं, बताना भूल गया था। तो नहीं, फिर आप जून में 3 सब्जेक्ट्स अगर दे रहे हैं तो जून में 3 सब्जेक्ट्स देने के बाद आप एक पेपर उठाएं विच इज B लॉ। आप एक पेपर ही ले सकते हैं, आप 2 पेपर्स लेंगे तो आपके साथ ज्यादती होगी, आपने ऐसा नहीं करना। तो जब जून का रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन भी इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग लाइव सेशन में बैठे होंगे। अगर आपका PRC पास हो गया इंशाल्लाह तो फिर आप उस वक्त उस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि करना क्या है आगे, आपको सारा प्लान दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर मेरिट सर्टिफिकेट के बारे में बता दें। मेरिट सर्टिफिकेट PRC में नहीं होते, कैफ में होते हैं। ठीक है जी, कैफ में मेरिट सर्टिफिकेट लेने के लिए जो रूल्स हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। पहला रूल ये है कि आपके 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो आपके मार्क्स जो हैं वो मोर देन 70% होने चाहिए, यानी कि 70 से ज्यादा नंबर हासिल करने। दूसरा रूल ये है कि ये आपकी इस पेपर की फर्स्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए, यानी कि ये पेपर आपने पहली दफा अटेम्प्ट किया हो जिसमें आपका मेरिट सर्टिफिकेट आया। तीसरा रूल ये है कि बाकी सारे पेपर्स भी पास होने चाहिए जो उस अटेम्प्ट में आपने दिए हैं। ऑल अदर पेपर्स शुड ऑल्सो पास, यानी कि फर्स्ट करें कि आप चाहते हैं कि आपका FAR1 में मेरिट सर्टिफिकेट आए और आपने उस अटेम्प्ट में 3 पेपर्स दिए हैं, तो जो FAR1 है उसमें आपके 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और बाकी बच्चों से भी ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए, सबसे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और वो सबसे ज्यादा मार्क्स भी 70% से ज्यादा होने चाहिए। ये ना हो कि उस अटेम्प्ट में सारे बच्चों ने इतना गंदा परफॉर्म किया है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स तो हैं लेकिन 68 मार्क्स है आपके, तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दूसरा, FAR1 आप पहली दफा दे रहे हो, ये ना हो कि आपने ये पेपर पहले भी दिया हुआ है और वो आपका फेल हो गया था और अब आप ये पेपर दे रहे हैं। तीसरा, इनके चौथी जो सिचुएशन है, मतलब चौथा जो रूल है वो ये है कि आपने बाकी जो साथ में जितने भी 2, 3, 4 जितने भी पेपर्स दिए, चाहे वो पहली दफा दिए, दूसरी दफा, तीसरी दफा दिए, उस अटेम्प्ट में आपको कोई और फेलियर नहीं होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशंस आप इकट्ठी फुलफिल होंगे तो फिर आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो कैफ में होता है, PRC में मेरिट सर्टिफिकेट नहीं होता जी। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, चले, मैंने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे सेंड करें, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। अगले सेशन का टाइम है, ठीक है जी, टाइम होने वाला है 6:45 पर अगला सेशन स्टार्ट होता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर, आपको एक गाइडलाइन, एक रोड मैप और एक मोटिवेशन जरूर मिली होगी इस सेशन से। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैफ जर्नी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।